स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के उत्तर लेखन कौशल के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसमें दृष्टि के विविध विषयों के विशेषज्ञ, एक्सपर्ट्स या शिक्षक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का एक सारगर्भित विश्लेषण, साथ ही साथ एक लगभग आदर्श उत्तर आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में मैं संजीव श्रीवास्तव भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन या सेकेंड पेपर में कुछ रिसोर्स या भू राजनीति संबंधित प्रश्न और थर्ड पेपर में इकोनॉमी के कृषि, उद्योग, परिवहन या इसके अन्य नीतिगत पहलुओं पर, जिसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अर्थात अंतर विषयक उपागम आधारित प्रश्न भी कह सकते हैं, का विश्लेषण कर रहा हूं। इस प्रक्रिया में 2021 और 20 में पूछे गए लगभग सभी प्रश्नों का विश्लेषण आप तक पहुंच चुका है। इस प्रक्रिया में हम 19 के प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे हैं। 19 में पूछे गए काफ़ी प्रश्न हैं, जिनका लगभग 14 प्रश्नों का उत्तर आप तक पहुंच चुका है। आज हम लोग जैव विविधता पर आए एक प्रश्न का विश्लेषण करेंगे। 200 शब्दों का है, 12 अंक का है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और थोड़ा ये ट्रेंड या लीक से हटकर है, क्योंकि सामान्य तौर पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी भी करते हैं, तो वो उसी पैटर्न को फॉलो करने का प्रयास करते हैं जो यूपीएससी का ट्रेंड है, पैटर्न है। परंतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसके बावजूद बहुत सी चीज़ें कुछ अलग पैटर्न पे पूछी जाती हैं। उन्हीं पैटर्न से संबंधित आज का ये प्रश्न भी है। चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं, जानते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से निर्मित हो सकता है। प्रश्न आपके सामने है, ये 200 शब्दों में 12 अंकों का है और ये ध्यान रखिएगा, ये थर्ड पेपर में पूछा गया है। ये फर्स्ट पेपर अर्थात भूगोल के साथ नहीं, ये इकोनॉमी, साइंस टेक और डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पेपर है उसके साथ पूछा गया है। प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का वर्णन कीजिए। सिंपली इसी के विषय में वर्णन करना है। इंग्लिश टर्म को देखें तो डिस्क्राइब द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, कोई अंतर नहीं है। पर्याप्त शब्द दिया गया है अर्थात 200 शब्दों में और 12 अंकों का है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे 3 खंडों में बांट करके उत्तर आप तक संप्रेषित करता हूं मैं। सबसे पहले भाग में बताता हूं प्रश्न की मांग क्या है, इसमें हमें क्या क्या डिस्कशन करना चाहिए या क्या क्या हमें डिस्कस करना है। साथ ही साथ हम कहीं भटक ना जाएं, अर्थात अनुशासन यह है प्रश्न के उत्तर का कि जो हमसे पूछा गया है हम उसी की चर्चा करें, उसी का वर्णन करें, उसी का विश्लेषण करें। बेवजह की जानकारी आवश्यक नहीं है, बल्कि वहां पर अंक कट भी सकता है। सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि इस प्रश्न के उत्तर का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से निर्मित होगा, अर्थात किस किस पॉइंट का हम चर्चा करेंगे। कोई मैप, मॉडल या डायग्राम दे सकते हैं या नहीं, या कोई फ्लो चार्ट। इसके साथ साथ कौन कौन से पॉइंट कितने कितने शब्दों के साथ आएगा प्रस्तुतिकरण में, प्रश्न के उत्तर में, उसकी चर्चा हम करेंगे। और तीसरे खंड में एक लगभग आदर्श उत्तर लिखकर बताएंगे कि इसमें इस प्रकार से इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो अब अगर हम प्रश्न की मांग की बात करें, एक टर्म इसमें है बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन था 1992 के, और समिट पे भी हम देखेंगे, और जो कन्वेंशन हुआ था स्पेशली बायोडाइवर्सिटी पर, इस बायोडाइवर्सिटी के कन्वेंशन में कई ऐसी शर्तें या कई ऐसे प्रावधान किए गए थे जिनको विशेष तौर पर डिटेल में परिभाषित करने, वर्गीकृत करने तथा उसके क्रियान्वयन के पहलुओं पर चर्चा करने के लिए 10 वर्षों के बाद 2002 में एक और सम्मेलन कराया गया। उस सम्मेलन में इन प्रावधानों की विशेष चर्चा की गई, जिसे हम जैव विविधता अधिनियम 2002 कहते हैं, अर्थात 92 का सम्मेलन। थोड़ा सा पृष्ठभूमि चलते हैं। 92 के सम्मेलन में जैव विविधता, यहाँ बीडी में लिखता हूँ शॉर्ट में, जैव विविधता पर जो चर्चाएं हुई थी, जो अनुशंसाएं हुई थी, उनके क्रियान्वयन के लिए 2002 में अर्थात 10 वर्षों के बाद जैव विविधता अधिनियम, यहां फिर मैं शॉर्ट में, ये आप तो हिंदी में लिख रहा हूं, जैव विविधता अधिनियम
2002 बनाया गया। ये ध्यान रखिएगा, ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन का पार्ट था। इस जैव विविधता अधिनियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कार्य किए गए, वो कार्य बड़े महत्वपूर्ण थे। उसी के सफल क्रियान्वयन से संबंधित है बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, अर्थात राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। तो आखिर वो मुद्दे क्या थे? तो इस जैव विविधता अधिनियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ मुद्दे थे। जैसे अगर हम बात करें उन मुद्दों की, तो सबसे पहले जैव विविधता को परिभाषित किया गया। इसके अलावा जैव विविधता को एक संसाधन माना गया और एक बात कही गई, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो यह है किसी भी अर्थात विश्व के किसी भी राष्ट्र को, प्रदेश को उसके जैव विविधता को संसाधन के रूप में प्रयोग करने का एक संप्रभु अधिकार दिया गया। अर्थात जैव विविधता अधिनियम 2002 में किसी भी राष्ट्र या प्रदेश को जैव विविधता को संसाधन के रूप में प्रयोग करने का एक संप्रभु अधिकार दिया गया। और यह अधिकार संप्रभु जब कह दिया गया, अर्थात उस पर कोई रोक टोक नहीं होगा, बशर्ते कि बस वो किसी अन्य राष्ट्र से जुड़ता ना हो। जैसे भारत और श्रीलंका के अंतर्गत जो मन्नार की खाड़ी है, वहाँ पर सागरीय जैव विविधता है, मरीन बायोडाइवर्सिटी, तो वहाँ पर हम लोगों का आपस में ओवरलैप भी करता है। लेकिन बहुत से ऐसे जगह हैं, अधिकांश ऐसे जगह हैं जहाँ भारत का जो जैव विविधता है वो बिल्कुल भारत के ही संप्रभुता से संबंधित है या भारत से ही संबंधित है, किसी अन्य राष्ट्र के साथ उसका ओवरलैपिंग नहीं होता है ना। तो सबसे पहले जो जैव विविधता अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुआ था, वो किसी भी राष्ट्र या प्रदेश को जैव विविधता को संसाधन के रूप में प्रयोग करने का एक संप्रभु अधिकार देता है। अब यहां मुद्दा यह है कि जैव विविधता संसाधन क्या है। एक और अच्छी बात यह हुई कि इस अधिनियम ने जैव विविधता संसाधन को परिभाषित किया। जैसे उन्होंने कहा, अब आप देखेंगे आजकल एक इकोनॉमिक्स में कोटेशन भी यूज किया जाता है, अर्थव्यवस्था ही पर्यावरण है, पर्यावरण ही अर्थव्यवस्था है। अब तो ग्रीन बजट तक की बात की जा रही है। अर्थात यदि हम इकोनॉमी के समृद्धि दर को बेहतर सुनिश्चित करने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, तो उस पोल्यूशन से हुए क्षरण के बराबर मिटिगेशन में लगे पैसे को उस समृद्धि दर से घटा दिया जाता है। और घटाने के बाद जो बचता है उसे हम कहते हैं ग्रीन बजट, हरित बजट। तो ओवरऑल लॉस करके, मतलब हम बहुत काम किए, पैसा कमाए, तबीयत खराब हो गया, फिर इलाज में खर्च तो हमें ही करना पड़ेगा ना। तो इलाज में जो खर्च हुआ उसके बाद जो हमारे पास बचा वही हमारी सेविंग है, या वही हमारा समृद्धि है, वही हमारा विकास है। तो इससे जोड़ करके आजकल अर्थव्यवस्था को देखा जाता है। इस प्रक्रिया में इस जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत सबसे पहले प्रत्येक राष्ट्र को यह संप्रभु अधिकार दिया गया और साथ ही साथ बताया गया, जिसमें कुछ नई बातें कही गई। नई बातें क्या थी? तो जैव विविधता में वनस्पतियों को लिया गया, जंतुओं को लिया गया, कुछ ऐसे माइक्रोब्स को लिया गया, सूक्ष्म जीवाणुओं को लिया गया जो अपघटक का कार्य करते हैं, कुछ ऐसे पशु पक्षियों का चर्चा किया गया जो अपघटन की प्रक्रिया से जुड़े थे, जैसे वल्चर्स, गिद्ध। ओवरऑल इन सबको शामिल करते हुए इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष तौर पे उन प्रक्रियाओं की चर्चा की गई और उन प्रक्रियाओं को भी संसाधन माना गया। जैसे आप देखेंगे पशु पक्षी कई फल को खाते हैं, तो फलों को खाते हैं तो लगता है कि पशु पक्षी वृक्षों पर निर्भर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि वास्तविकता में इस प्रोसेस को देखें, प्रक्रिया को देखें, तो पशु पक्षी के खाने पीने के प्रक्रिया में ही जो वनस्पतियों का पुमांग और जयान अर्थात मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है निषेचित होता है, फर्टिलाइज होता है और तब बीज बनता है और फिर वो प्रक्रिया सुचारू रूप से क्रियान्वित होता है। अर्थात यदि पशु पक्षियों को वनस्पतियों से भोजन प्राप्त होता है तो बदले में ये पशु पक्षी वनस्पतियों की निषेचन प्रक्रिया और अन्य पोषण की प्रक्रियाओं में समृद्ध बनाते हैं। क्योंकि मृदा में यदि जीवजात ना हो, बायोटिक कम्युनिटी ना हो, तो मृदा से पोषण लुप्त हो जाएगा, और मृदा से पोषण लुप्त हो जाएगा तो मृदा के क्षमताओं का ह्रास वनस्पतियों के प्रभाव पर, विकास पर सीधे दिखेगा, एक प्रभाव के तौर पर। इसलिए इस जैव विविधता अधिनियम 2002 ने जैव विविधता के अंतर्गत व्याप्त प्रक्रियाओं को भी एक संसाधन माना और कहा कि जब तक बेहतर प्रक्रियाएं सुचारू रूप से क्रियान्वित नहीं होंगी, जिसकी जानकारी परंपरागत लोगों को है, इसलिए इस अधिनियम ने परंपरागत अधिकारों की, परंपरागत प्रक्रियाओं की भी चर्चा की। जैसे आप देखेंगे उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में एक घास, एक झाड़ी की तरह होता है, इसको कहते हैं बिच्छू घास। यदि वो टच भी कर गया थोड़े थोड़े देर पे वो हल्का झिंझनाहट टाइप का देगा, लेकिन
कई बीमारियों का इलाज होता है इस बिच्छू घास से। यहाँ तक कि जंगल में उगने वाले धतूरा से दवाएं बनती हैं, या ऐसे नीम से, या इसी प्रकार के नीम के साथ साथ और भी कई ऐसे वनस्पति समुदाय हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। कई पत्थर ऐसे हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं इलाज की प्रक्रियाओं में, या जैव विविधता में भरण पोषण का एक पूरक प्रक्रिया चलता है। उस पूरक प्रक्रिया में आजकल बहुत चर्चाओं में पिछले 10 साल से है कीड़ा जड़ी। ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में विशेष तौर पे जहाँ पे स्नोलाइन होता है अर्थात हिमाच्छादन प्रारंभ होता है, उसी ऊंचाई के आसपास इस जड़ी बूटी का उत्पादन होता है। वो कीड़ा की तरह दिखता है, इंसेक्ट की तरह, इसलिए उसको कीड़ा जड़ी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत व्यापक स्तर पर इसका मांग बढ़ा है। लेकिन कीड़ा जड़ी के कृषि को बढ़ाने से लाभ तो है, परंतु किसी भी कारण से यदि हम अतिशय दोहन कर लें तो एक ऐसी प्रक्रिया जो वहाँ के जैव विविधता को संपोषित करती है, वो चेन टूट सकता है, समाप्त हो सकता है। अर्थात इस जैव विविधता अधिनियम ने उन प्रक्रियाओं को ही जैव विविधता का संसाधन के रूप में परिभाषित किया। फिर उसने कुछ डू और डोंट्स का निर्धारण किया। डू का तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत आपको क्या करना है। तो 2002 जैव विविधता अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हुआ था, उसके अंतर्गत जैव विविधता तथा उसके प्रक्रियाओं का सबसे पहले जानकारी प्राप्त करना है। जानकारी प्राप्त करने के बाद उसका वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण जब कर लेते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि वनस्पति समुदायों में कौन कौन से हैं और किनको किनको हमें संरक्षण देना है। जैसे उत्तराखंड में ही चीड़ के वृक्षों को संरक्षण नहीं दिया जाता एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, लेकिन तुलनात्मक रूप से नहीं दिया जाता। लेकिन बांज और बुरुंश के वृक्षों को यदि उत्तराखंड में आप काटते हैं तो सीधे नॉन अवेलेबल वारंट इशू होता है। वही चीड़ के वृक्षों के लिए हालांकि कुछ क्लाउजेज उसके लिए भी हैं, परंतु बांज और बुरुंश के वृक्षों को काटने में क्लाउजेज को भी लगभग समाप्त कर दिया गया है, अन्यथा कि किसी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर की योजना वहां या परियोजना क्रियान्वयन न हो रहा। तो ओवरऑल कुछ ऐसे क्लाउजेज दे दिए गए। तो डूज में पहला क्या था, हम सबसे पहले जैव विविधता उसके प्रक्रियाओं की जानकारी करें। जानकारी प्राप्त करने के बाद उसका वर्गीकरण करें। वर्गीकरण प्राप्त करने के बाद उसके सतत उपयोग, देखो उपयोग की बात नहीं की जा रही, सतत सस्टेनेबल, अर्थात किसी भी प्रकार से उसका उपयोग करें तो उसके मात्रात्मकता में, उसके गुणात्मकता में क्षरण नहीं होना चाहिए। अर्थात उपयोग नहीं, सतत उपयोग की मान्यता दी गई। तो आप वर्गीकरण के पश्चात उसके सतत उपयोग के लिए बेहतर नीति बनाएं, और साथ ही साथ यदि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति शोध करता है तो आपकी इजाजत के बगैर शोध नहीं कर सकता। हालांकि वो डोंट्स में आएगा, हम उस पर आते हैं। तो ओवरऑल बौद्धिक संपदा अधिकार आदि को भी ये संबंधित बना देता है और उस अमुक राष्ट्र को, संबंधित राष्ट्र को कई अधिकार प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो संरक्षण तक की बात की गई। इसके अलावा और क्या किया गया, स्थानीय स्तर पर लोगों को जैव विविधता, उसके संसाधनात्मक महत्व तथा प्रक्रियाओं की जानकारी देना, और साथ ही साथ जन सहभागिता की सुनिश्चितता अर्थात गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस की प्रक्रिया को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस अधिनियम में विश्लेषित किया गया। अर्थात अगला पॉइंट क्या है, जन सहभागिता को उचित और वैज्ञानिक स्तर की जानकारी, इसके साथ साथ जन सहभागिता की सामुदायिक प्रतिनिधित्व और उनकी मतलब जोड़ने की प्रक्रिया की सुनिश्चितता, यह डूज में था। इसमें मतलब जो करना है इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, क्या नहीं करना है, तो कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी मैं बात कर रहा हूं, बिना इजाजत के किसी भी जैव विविधता के क्षेत्र में कोई भी किसी प्रकार का शोध नहीं कर सकता। अर्थात कई बार हम ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लाभ होंगे, लेकिन अगर वह अमुक या संबंधित राष्ट्र इस बात की इजाजत नहीं देता है या विधिक तौर पे आप इजाजत लिए बगैर शोध किया है, तो आपको पहले तो शोध करना नहीं है बिना इजाजत के। दूसरा, यदि आपने शोध किया है तब भी उस शोध के सारे जो पॉइंट्स हैं वो हस्तांतरित हो जाएंगे उस संबंधित राष्ट्र को, अर्थात उस राष्ट्र को फेवर किया जा रहा है, तभी इसका संरक्षण भी हो पाएगा। अगर आपने शोध किया भी है तो सारा शोध, उसके विश्लेषण, उसके बिंदु, आपकी कोई संपदा नहीं होगी, आपका कोई उस पर अधिकार नहीं होगा, वो सारा का सारा हस्तांतरित हो जाएगा उस संबंधित राष्ट्र को। और इसके बाद है डोंट्स में, अर्थात पहला क्या है, आप बिना इजाजत के शोध नहीं करेंगे। अगर आपने शोध किया है तो हस्तांतरित करेंगे, और इसके बाद यदि चुप्पे छोड़ी
आपने किसी उत्पाद का निर्माण कर लिया है, तब भी आप उस निर्मित उत्पाद पर बौद्धिक संपदा अधिकार का कोई दावा नहीं करेंगे। इस बात की व्यवस्था करना भी प्रत्येक राष्ट्र के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई। अर्थात बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत वो चीजें नहीं आएंगी चूंकि आपने विधिक तौर पर पहले इजाजत नहीं लिया। ये मान्यताएं थी जैव विविधता अधिनियम। अर्थात पहले तो 1992 में जो बायोडायवर्सिटी के कुछ परिप्रेक्ष्य चर्चित थे, उनके सफल क्रियान्वयन के लिए, वर्गीकरण के लिए, योजना के और विस्तृत रूप प्रदान करने के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 हुआ। इस पे इन बातों को कहा गया और इन बातों के अर्थात इन तथ्यों के डूज क्या थे, डोंट्स क्या थे, इनके सफल क्रियान्वयन हेतु भारत में त्रिस्तरीय, भारत में अर्थात इनके क्रियान्वयन हेतु, इनकी बात मैं कर रहा हूं, भारत में एक त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया। इस त्रिस्तरीय ढांचा को जो पहला था वो था बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। अब इसमें केवल आपको एन जोड़ना है, यही है बायोडायवर्सिटी मतलब राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। जो दूसरा है वो है स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड, ये राज्य के स्तर पर है। और जो तीसरा है वो है बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज। ये ध्यान रखना है, ये पंचायत के स्तर पर है, लोकल लेवल पे, ये राज्य के स्तर पर है, ये केंद्र के स्तर पर है, ये राज्य के स्तर पर है और ये स्थानीय स्तर पर। कितना व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया गया है। अर्थात जो जैव विविधता अधिनियम 2002 हुआ था, उसके घटकों को, उसकी मान्यताओं को, विधिक प्रक्रियाओं को सफल रूप से अमलीजामा पहनाने या क्रियान्वित करने के लिए भारत में एक त्रिस्तरीय ढांचे का निर्माण किया गया। उस त्रिस्तरीय ढांचे के टॉप पर जो राष्ट्रीय स्तर का संरचना है वही है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, अर्थात राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। अब थोड़े बैकग्राउंड से मैंने आपको डिटेल में बताया है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया हो। अब आखिर ये एक त्रिस्तरीय ढांचा तो हो गया, अब ये करता क्या क्या है, तो ये 2002 के बाद, मैं अगले पेज पे थोड़ा लिखता हूं, 2002 अर्थात जैव विविधता अधिनियम 2002 के क्रियान्वयन हेतु भारत में 2003 में, मतलब इसमें बहुत विलंब नहीं किया गया, अगले ही वर्ष त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया। अर्थात जो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, बनाया गया। और कब बनाया गया? 2003 में। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी इसी 2003 में बना दिया गया। अब सबसे पहले इसमें यह आता है कि इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में है, आपको पता होगा, नहीं तो मैं बताता चलता हूं। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी का गठन 2003 में किया गया। इसके सलाह से केंद्र सरकार कई प्रकार के कार्य करता है। यह सबसे पहले केंद्र सरकार संकटग्रस्त प्रजातियों की, वनस्पतियों की, जंतुओं की, सूक्ष्म जीवाणुओं तक का एक वर्गीकरण करता है, एक सूची तैयार करता है, उनका वर्गीकरण करता है। सूची तैयार करने के बाद, वर्गीकरण करने के बाद उनके संग्रहण करता है, संग्रहण के बाद उनके पुनर्वास की व्यवस्था करता है, और पुनर्वास की प्रक्रिया के बाद आता है अंतिम रूप से, चूंकि सब चीज किया क्यों जा रहा है, उनके संरक्षण के लिए किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार बीडीए अर्थात बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, जिसको हम नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी कहते हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, उसके सलाह से कार्य करता है। इसके अलावा जैव संसाधन के विभिन्न श्रेणियों का अनेक वर्गीकरण करता है,
अर्थात तटीय प्रदेश में कैसा होगा, पर्वतीय प्रदेश में कैसा होगा, किस ऊंचाई पर कैसा होगा, अर्थात मध्य हिमालय पर, शिवालिक हिमालय पर, महान हिमालय पर, घाटी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, इस प्रत्येक प्रकार के विविध जलवायु वाले, स्थलाकृति वाले प्रदेशों में जैव विविधता का एक वैज्ञानिक स्थनिक स्पाइशियल क्लासिफिकेशन किया जाएगा, वर्गीकरण किया जाएगा। और इस वर्गीकरण की प्रक्रिया में ही उनके जो उनका संग्रहण होगा, पुनर्वास की आवश्यकता होगी तो होगा, या मूल रूप से संरक्षण होगा। अब इनके किसी भी प्रकार के जो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, मतलब नेशनल बायोडायवर्सिटी जो एक्ट था, अधिनियम 2002 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसका कोई भी अतिक्रमण करता है तो गैर जमानती होगा। एक तो विधिक होगा और साथ ही साथ गैर जमानती होगा। और इन सबकी सुनवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में होगी, जो राष्ट्रीय हरित न्यायालय है। हरित न्यायालय में ऑलरेडी बहुत सारे विधि पहले से हैं, जैसे जो वायु प्रदूषण को लेकर के कई एक्ट हैं, जल प्रदूषण को लेकर के कई एक्ट हैं, या ध्वनि प्रदूषण को लेकर के कई एक्ट हैं, तो ऑलरेडी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पहले से हैं। उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के मान्यताएं थी, विधि के जो बिंदु थे, उनको अभी शामिल कर दिया गया और ये कह दिया गया कि सामान्य न्यायालय में विलंब की समस्या आती है, न्याय में विलंब न्याय को नकारने जैसा हो जाता है, तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पहले ही सशर्त दे दिया जाता है कि उसी में उसकी सुनवाई होगी और संज्ञेय होगा और साथ ही साथ गैर जमानती। तो यहाँ पर एक तो ये समझ में आ गया कब बना, कैसे बना। इसका जो मुख्यालय ये तमिलनाडु के चेन्नई में है। इसके अलावा इसकी जो संरचना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण, इसकी चर्चा हमें करनी है क्योंकि उसके विषय में सब कुछ बताना है। तो संरचना में सबसे पहले इसमें 3 पदेन अध्यक्ष होंगे। 3 पदेन अध्यक्ष होंगे। पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है वो नाम भले चेंज करेगा, मतलब व्यक्ति चेंज हो सकता है, रिटायर होगा, या मतलब एक टर्म तो टेन्योर तो होगा ही होगा, परंतु उन डिपार्टमेंट या कंसर्न जगहों से ही वो चुने जाएंगे। तो एक चुना जाएगा जनजातीय प्रभाग से, जनजातीय मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करेगा, और 2 जो होंगे वो होंगे पर्यावरण मंत्रालय से। अब जिनको नामित किया जाएगा, अर्थात यही मिलके हो जाएंगे 3, ये 3 प्रदेन अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा जो सदस्य हैं इनको 2 भागों में बांटा जाएगा। इसमें 7 पदेन अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, अध्यक्ष तो चर्चा कर चुके ना। 7 पदेन सदस्य होंगे जिसमें कृषि तक को शामिल किया गया है। अर्थात सोचिए आप, जैसे कृषि की जो जैव विविधता की प्रक्रिया है ना, वो कृषि के लिए ही लाभकारी है। जैसे वर्मी कल्चर, केचुआ से संबंधित जो कृषि की प्रक्रिया है, भारत के परंपराओं में कई ऐसी प्रक्रिया हैं जो जैव विविधता के प्रक्रियाओं से संबंधित हैं, जो पर्यावरण के साथ साथ मानव के आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने में सक्षम है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो उत्तराखंड राज्य अलग हो गया। जो शीत ऋतु जब आता है उत्तर भारत में, तो उत्तराखंड के जो भेड़ पालने वाले लोग होते हैं, वो उतर कर नीचे मैदानों में आते हैं, और उसके एक निगोशिएशन ये होता है कि वो खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानों में, पश्चिमी में भी है, मैदानों में रात में भेड़ों को बिठाते हैं। भेड़ों को बिठाते क्यों हैं? तो भेड़ों को बिठाने पे जो मल मूत्र का त्याग होता है भेड़ों का, वो खेत में होता है, और उनके मल मूत्र में, भेड़ या बकरी के मल मूत्र में नाइट्रोजन और फॉस्फेरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फेरिक एसिड मल मूत्र से जो प्राप्त होता है वो एक कंपोजिट और ग्रीन मैन्योर, अर्थात मिश्रित तो होगा परंतु हरित खाद की तरह होगा, वो रासायनिक उर्वरक नहीं होगा। अतः वो खेत की मृदा को पर्यावरणीय तरीके से, प्राकृतिक तरीके से उसकी दक्षता को, उत्पादकता को बढ़ा देगा। अब ये एक प्रक्रिया है, इट्स अ प्रोसेस। इसको भी जैव विविधता अधिनियम 2002 ने एक संसाधन माना। अब इस पे कोई पेटेंट भी कराता है तो ये मान्य नहीं होगा। और ऐसा कई शोध, जैसे नीम को प्राकृतिक तौर पे पेस्टिसाइड के तौर पे यूज करने के लिए यूएस की एक कंपनी ने आज से करीब 32 साल पहले एक पेटेंट करा लिया। लेकिन नीम को पेस्टिसाइड या कीटनाशक के तौर पर प्रयोग तो भारत के किसान शायद इंडस वैली से लाइसेंस यूज करते थे,
अर्थात परंपराओं में है और कोई पेटेंट करा ले कहे कि नहीं ये तो हमारा राइट है बौद्धिक संपदा अधिकार में, तो ये मान्य नहीं है ना। तो ओवरऑल जो 7 पदेन सदस्य हैं वो 7 सेक्शन से आते हैं, जैसे कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, महासागरीय जो प्रदेश में जैव विविधता है उनकी प्रक्रियाएं हैं, इसके अलावा कृषि और सहकारिता जो कोऑपरेटिव्स हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान, औद्योगिक अनुसंधान खास करके इसलिए क्योंकि वो प्रक्रियाएं भी उसको प्रमोट करती हैं, तो उसकी चर्चा हम फिर करेंगे। इसके अलावा जो अन्य सदस्य हैं, अब देखो इसमें कोई विशेषज्ञ नहीं था पहले वाले, अन्य सदस्यों में 5 विशेषज्ञ, 5 विशेषज्ञ जो वैज्ञानिक हो सकते हैं, पर्यावरणविद हो सकते हैं, वैज्ञानिक पर्यावरणविद, इनमें कोई हो सकता है, निजी क्षेत्रों से चुने जाएंगे। कुछ और भी सदस्य हो सकते हैं जो सरकारी या गैर सरकारी से, गैर सरकारी में तो 5 विशेषज्ञ मूलतः शामिल होंगे। तो इसकी संरचना इस प्रकार से बनाई गई है कि बहुत लॉजिकल अर्थात तर्कपूर्ण प्रकार से वैज्ञानिक सलाह के साथ ये संस्था कार्य करेगी। आ रहा है समझ में। अब चूंकि पूछा गया है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, तो हम जो स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड है या बायोडायवर्सिटी जो मैनेजमेंट कमेटियां हैं स्थानीय स्तर की, उनकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। अब स्टेट जो नेशनल जो बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है 2003 में इसका गठन हुआ, उसका कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहले कार्य है जो बायोडायवर्सिटी जो अधिनियम बना 2002 में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था, उसके डूज और डोंट्स या उसके मान्यताओं का सफल क्रियान्वयन कराना, केंद्र सरकार को सलाह देना, जिसके आधार पर मैंने बताया कि सूची तैयार करना, उनका संग्रह करना, संग्रह करने के साथ साथ उनका ओवरऑल एक वर्गीकरण के बाद पुनर्वास करना, इन सब प्रक्रियाओं को केंद्र सरकार एनबीए के सलाह से करता है। उपयुक्त के अलावा और क्या क्या हो सकता है, तो जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग की बात करना या उपयोग करना, जैव विविधता अधिनियम 2 के अनुसार केंद्र सरकार को सलाह देना, अवैध रूप से शोध और बौद्धिक संपदा जो मतलब डूज और डोंट से कंसर्न थे उसको यहाँ पे बता देना। तो यही इस प्रश्न की मांग है। 200 शब्दों में, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में बैकग्राउंड के साथ आपको बताया। अब हम चलते हैं इसके प्रस्तुतिकरण पर, प्रेजेंटेशन पर। इस प्रश्न का आखिर प्रेजेंटेशन क्या होगा, प्रस्तुतिकरण। प्रेजेंटेशन। अब प्रस्तुतिकरण में हम देखें तो सबसे पहले हम देंगे इसका परिचय। परिचय का मतलब, परिचय में जनरली हम लोग रखते हैं क्या है, अर्थात जो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसके विषय में हम बताएंगे क्या है। इसके लिए हम लोग 15 शब्दों का 25 शब्दों तक का प्रयोग कर सकते हैं। 20 शब्द मोटा मोटी हम लोग लेते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हमें लिखना 200 शब्दों में, 200 शब्द का यह प्रश्न है, तो लिखने का पर्याप्त स्कोप हमारे पास है। तो सबसे पहले हम 200 शब्दों में से जो परिचय है जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए या नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी को 20 शब्दों में हम परिभाषित करेंगे। परिभाषित करने के बाद हम लोग आएंगे इसमें जो थोड़ा सा चर्चा पृष्ठभूमि से जोड़ेंगे, जैसे जो बायोडायवर्सिटी का अधिनियम हुआ था, जैसे जो जैव विविधता अधिनियम 2002 था, इसके जो डूज और डोंट्स थे इसी से निकल के आया था ना। बट इस पे चर्चा करेंगे तो लगेगा कि हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर जो जैव विविधता अधिनियम 2002 था उसकी चर्चा करते हुए परिचय के बाद जैव विविधता, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, अधिनियम 2002 की चर्चा
क्योंकि यही किसी भी राष्ट्र या प्रदेश को एक संप्रभु अधिकार देता है कि चर्चा और फिर एनबीए के सलाह से केंद्र सरकार कौन कौन से कार्य करती है। फिर आएंगे एनबीए कार्य पर। 2002 की चर्चा और एनबीए अर्थात नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की सलाह पर केंद्र सरकार के कार्य। वैसे ये ना भी दें, आगे जो लिखेंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा, शॉर्ट में इन शॉर्ट दे सकते हैं हम लोग। लेकिन ये अधिनियम इसलिए यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है क्योंकि इसके डूज और डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों प्रक्रियाओं को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भी है, दोनों प्रक्रियाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए, अर्थात इसके बाद हम लोग देंगे इसकी संरचना को। पहले यहाँ पे कितने शब्द खर्च करेंगे, तो लगभग मान के चलिए 30 शब्द हमारे यहाँ पे खर्च हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग लेंगे नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की संरचना। ये भी आवश्यक है क्योंकि संरचना से ही इसके कार्य और जो क्रियान्वयन हो सकता है इसके द्वारा, उन सब की जानकारी मिल जाती है। इस पे लगभग 30 शब्द यहाँ भी खर्च होंगे। कुछ मॉडल्स आदि भी लेंगे, 30 शब्द। और यहीं पे कोई मॉडल आदि हो सके तो ले सकते हैं या फ्लो चार्ट ले सकते हैं। आ रहा है समझ में? जैसे त्रिस्तरीय संरचना के लिए इस प्रकार का मॉडल लिया जाता है। टॉप पे एनबीए है, उसके बाद स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड है और उसके पश्चात बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं। तो ऐसे कुछ मॉडल्स हम लोग ले सकते हैं, फ्लो चार्ट। तो संरचना पे 30 शब्द हो जाएगा और उसके पश्चात इसके कार्य पर, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कार्य पर, जिसमें कि डू, डोंट, अर्थात किस पे रोक लगाएगा और सबको फिर मिला करके समन्वित प्रकार से ये क्या क्या कार्य करता है, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, लगभग 50 शब्द हम खर्च पहले कर चुके हैं। तो 130 से 140 शब्दों का एक प्रेजेंटेशन हम लोग बनाएंगे। 140 मान लीजिए, 50 नहीं, हम लोग 80 शब्द खर्च कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर दूंगा आपको। यहाँ पे 20 शब्द खर्च कर चुके हैं, यहाँ पर 30 शब्द खर्च कर चुके हैं, संरचना पर 30 शब्द खर्च कर चुके हैं, अर्थात 50 और 30 80। तो हमारे पास बच रहा है 120 शब्द। तो 100 शब्दों का हम इसके कार्यों पर समय देंगे और इसका एक विश्लेषण करेंगे। कार्य प्लस विश्लेषण, यहीं पे विश्लेषण के साथ हम लोग प्रश्न को समाप्त कर देंगे। ये कार्य और विश्लेषण 100 शब्दों का होगा। ये कुल है 180 शब्द। तो जब आप 180 शब्द का प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो अपने आप बढ़ करके 200 शब्द तक चला जाता है। आ रहा है समझ में? तो यही इस पूरे प्रश्न के उत्तर का फॉर्मेटिंग है, प्रेजेंटेशन है, जिसके अनुरूप आपको उत्तर तैयार करना है। तो 20, 30, 50, 50, 30, 80, 80 के बाद बच रहा है 120 जो शब्दों का है। तो 100 शब्द ही लेंगे क्योंकि थोड़ा सा कम ही लेना बेहतर होता है। अब चलते हैं हम लोग इसके उत्तर की ओर कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा, है ना। एक प्रोफेशनल आंसर, मोस्ट सीम्स लाइक आइडियल आंसर, ताकि आप उसको समझ सकें और लिखने का जो दक्षता है, स्किल है, उसको सीख सकें। तो सबसे पहले हम लोग परिचय पर चलेंगे कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण क्या है। सबसे पहले हम लोग परिचय पर चलेंगे। परिचय, पहले भी प्रश्नों के विश्लेषण की प्रक्रिया को मैं इसी प्रकार से लेकर चलता हूँ कि परिचय में क्या क्या होगा। जैसे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम की, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, अब ये तो हो गया एनबीए। यहाँ पे आप एनबीए इसलिए लिख सकते हैं, बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, है ना, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, ताकि आगे अगर कभी शॉर्ट में भी लिखना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002, ये थोड़ा अंडरलाइन कर देंगे हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 की अनुशंसाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु, विविधता अधिनियम 2002 के अनुशंसाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु निर्मित, अब यहीं पर दे देते हैं, राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख संस्था, राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख संस्था, क्योंकि ये तो त्रिस्तरीय है, तो राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख संस्था जो जैव विविधता को परिभाषित, क्योंकि इसमें प्रक्रियाओं को भी जोड़ा गया, जैव विविधता को परिभाषित, वर्गीकृत, संग्रहित, पुनर्वास, संरक्षण तथा, अब देखो यहां मूल क्या है कि जैव विविधता को एक संसाधन माना गया और उसके प्रयोग की वकालत भी की गई। तो जैव विविधता को परिभाषित, वर्गीकृत, संग्रहित, पुनर्वास, संरक्षण तथा संसाधन के रूप में प्रयोग के प्रक्रिया क्रियान्वयन करती है। अर्थात इन शॉर्ट आपने बहुत डिटेल में बता दिया, थोड़ा ये शब्द हालांकि बढ़ गया है, लगभग 30 शब्द के बराबर चला गया है, 25 से 30 के बीच में, कि जो इसका परिचय है कि जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुशंसाओं के सफल क्रियान्वयन, अर्थात हमने इसकी भी चर्चा कर दी, हेतु निर्मित राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख संस्था जो जैव विविधता को परिभाषित, देखो जो वर्क है ना, मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर दे रहा हूं, वर्क इसका है परिभाषित, वर्गीकृत, संग्रहित, पुनर्वास, मतलब जिस स्तर पे इसको संरक्षण मिल सकता है, संरक्षण, और सबसे बड़ी बात क्या है, संसाधन के रूप में इसके प्रयोग के प्रक्रिया का क्रियान्वयन करती है। मीन्स ये एक ऐसी राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं राष्ट्रीय मानकों में समन्वय स्थापित करती है। यहां पे चाहे तो एक मॉडल दे दें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण, ये किसके द्वारा होता है, तो जैव विविधता अधिनियम 2002, एक ये हो गया, और यहां पर राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण, आ रहा समझ में,
तो राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण ये कौन करता है? एनबीए एवं अन्य घटक। क्लियर है? अब ये क्या है कि ये टू वे प्रोसेस हो जाता है, एक पूरक प्रक्रिया बन जाता है। इस प्रकार के मॉडल्स जो सिंपल मॉडल हैं आप दे सकते हैं। इट बिकेम फाइनली अ टू वे प्रोसेस जो बहुत बेनिफिशियल है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यहीं पर आपका परिचय समाप्त हो जाता है और परिचय समाप्त होने के बाद हम लोग जो जैव विविधता के लिए बनाए गए एनबीए है उसके संरचना पर, जैसे पहले हम लोग चलते हैं देखते हैं। पहले देखिए जैसे परिचय क्या है, तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसका परिचय देना था। लेकिन जैव विविधता अधिनियम की चर्चा हम लोग करेंगे तो इसके 30 शब्द जो हमने लिया था, तो इसी के साथ चूंकि हमने चर्चा कर दिया है थोड़ा शब्द बढ़ गया है। अब एनबीए के या नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, ये डी यहाँ से हटा दे रहा हूँ मैं, एनबीए ही कहा जाता है इसको। एनबीए नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, तो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की सलाह पर केंद्र सरकार के कार्य आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर केंद्र सरकार क्या करती है? सूची तैयार करवाती है, उनका वर्गीकरण करती है, उनका संग्रहण करती है, ग्रहण करने के पश्चात उनको संरक्षण देती है और एक संसाधन के रूप में प्रयोग करने की प्रक्रिया का क्रियान्वयन करती है। आ रहा समझ में? तो थोड़ा सा इसको मेंशन कर देंगे तो ये वाला भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो जो 50 शब्द थे, मतलब शब्द कहीं भी ज़्यादा नहीं होने वाले, एनबीए की सलाह पर जो केंद्र सरकार के कार्य हैं उनको हम हरित न्यायालय ग्रीन ट्रिब्यूनल से जोड़ करके थोड़ा शामिल कर देते हैं, है ना। तो अब इसके बाद फिर हम चलेंगे एनबीए के संरचना पर। तो थोड़ा सा पहले हम इनकी चर्चा कर दें। आप देखिए यहाँ पर जो परिचय था उस परिचय के साथ ये स्पष्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर, जो एनबीए की सलाह पर केंद्र सरकार का कार्य है ना। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए की सलाह पर केंद्र सरकार, ठीक है, सलाह पर केंद्र सरकार जैव विविधता को परिभाषित, जैव विविधता को परिभाषित, वर्गीकृत, ये इंट्रोडक्शन में वैसे आया है, वर्गीकृत, संग्रहित, संग्रहित जरूर, संरक्षित एवं संसाधन के रूप में सतत प्रयोग, सतत प्रयोग की नीतियां निर्मित कर, इसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं, निर्मित कर उनका क्रियान्वयन करती है, क्लियर हो रहा है। इसमें सतत प्रयोग काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, उनका क्रियान्वयन करती है केंद्र सरकार, ठीक है, उनका क्रियान्वयन करती है। अब यहां तक केंद्र सरकार जो करती है ये स्पष्ट हो गया। इसमें विधि या प्रक्रिया के विरुद्ध प्रत्येक कार्य संज्ञेय
एवं गैर जमानती होगा, संज्ञेय एवं गैर जमानती होगा, जिसकी सुनवाई राष्ट्रीय हरित न्यायालय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में होगा, जहां पहले से वायु, जल, मृदा, ध्वनि तथा अन्य प्रदूषण से संबंधित विधि शामिल है। ये थोड़ा सा प्रक्रिया के तौर पे देना आवश्यक हो गया था, है ना। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की सलाह पर जो केंद्र सरकार करता है उसकी बात यहाँ पर हो गई। अब बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा लोग चलेंगे जो संरचना है इसकी और फिर इसके कार्य पर। तो फिर एक बार आपको प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, ये देखिए। एनबीए की सलाह पर केंद्र सरकार के कार्य, ये भी समाप्त हो गया, अर्थात 50 शब्द और एनबीए की संरचना, और चलते हैं फिर हम लोग इसके कार्य पर, है ना। तो एनबीए की संरचना पर चलते हैं हम लोग। मैं हेडिंग दे दे करके लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि मैं प्रेजेंटेशन के अनुरूप कैसे प्रेजेंट कर रहा हूं। जैव विविधता अधिनियम 2002 के क्रियान्वयन हेतु भारत में त्रिस्तरीय संगठन निर्मित हुए, या निर्मित हुए, ठीक है, किया गया में शब्द बढ़ जाता है। अब यहाँ पे आप चाहें तो नाम दे दें और या इसके मॉडल दे दें। तो मॉडल कैसे होगा, या नाम लें तो पहला हो जाएगा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ये केंद्र स्तर पर है। दूसरा है राज्य जैव विविधता बोर्ड, ये राज्य स्तर पर है। तीसरा है जैव विविधता प्रबंधन कमिटियां, ये स्थानीय स्तर पर है। अर्थात अगर हम लें तो एक मॉडल बनता है इसका इस प्रकार से, टॉप पर यहाँ पर एनबीए है सेंट्रल लेवल पर, केंद्र के स्तर पर। अब एनबीए एक होगा, इसमें जितने भारत के राज्य हैं उन सभी राज्यों के अंतर्गत जो स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड है एसबीबी, ये राज्य के स्तर पर होगा, इसकी संख्या ज़्यादा होगी। अब एक राज्य के अंतर्गत कई स्थानीय स्तर पे होंगे, इनको बोलेंगे बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज। तो ये वर्टिकल इस प्रकार का मॉडल बनता है। हम केंद्र राज्य संबंधों में भी इस प्रकार का मॉडल बनाते हैं, तो आप इसको बनाइए, बेहतर अंक मिलेगा। अब आता है इसकी संरचना के अंतर्गत एनबीए का गठन,
एनबीए की संरचना। एनबीए, अब यहाँ पे आप एनबीए लिख सकते हैं क्योंकि कई जगह जहाँ बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी मैंने लिखा था विद इन ब्रैकेट मैंने एनबीए लिखा, एनबीए लिख दिया था। एनबीए का हेडक्वार्टर तमिलनाडु के चेन्नई में है। अब संरचना के अंतर्गत एक तो पहले ये हो गया भाई एनबीए का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। अब इस पे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम बता सकते हैं कि इसके सदस्य कैसे होते हैं। तो एनबीए की संरचना, यहां पर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से शब्द कब काउंट होता है। सबसे पहले अध्यक्ष, अध्यक्ष जो होंगे वो तीनों पदेन अध्यक्ष होंगे, ये आपको ध्यान रख के चलना है। अध्यक्ष जो होंगे वो तीनों पदेन अध्यक्ष होंगे। तीन पदेन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, तीन पदेन अध्यक्ष, जिसमें एक होगा जनजातीय विभाग से या मंत्रालय से संबंधित, जनजातीय मंत्रालय। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? देखो, जंगल जहां जहां बायोडायवर्सिटी की बात है, वैसे कृषक भी इसमें आते हैं, लेकिन मूलतः जहां विवाद आदि हो रहा है, हुआ है, वो जनजातीय ट्राइबल्स एरियाज है। तो एक जनजातीय एरिया से या जनजातीय मंत्रालय के द्वारा जो नामित व्यक्ति होगा वो इसमें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। और दो, यहां पर एक इस प्रकार से मैं लिख दे रहा हूं, एक और दो पर्यावरण मंत्रालय से। ये कितने हो गए? तीन। तो ये तीन पदेन अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हम मेंबर्स की बात करें, अन्य मेंबर्स की, तो एनबीए की संरचना में तो 7 इसमें पदेन अध्यक्ष सदस्य होंगे। मैं बताता हूं कैसे। सदस्य, इसके दो पार्ट्स होंगे। पदेन सदस्य, पदेन सदस्य ये 7 होंगे, और अन्य सदस्य जिसमें 5 वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ, वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ होंगे। जो गैर सरकारी होंगे, गैर सरकारी क्षेत्र, मतलब निजी लोग जो इसके एक्सपर्ट्स होंगे, वो स्थानीय भी हो सकते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तथा अन्य सदस्य, फिर सरकारी भी हो सकते हैं। यही इसकी संरचना है। लेकिन इसमें जो पदेन सदस्य हैं 7, वो विविध क्षेत्रों से आते हैं, उनकी चर्चा भी थोड़ा कर देते हैं। 7 पदेन जो सदस्य होंगे ये विविध क्षेत्रों से जुड़े शामिल होते हैं और उसके विकास से भी संबंधित होते हैं। तो ओवरऑल इसके ऑब्जेक्टिव से भी क्लियर हो जाएगा ये, मतलब ऑब्जेक्टिव इसका क्लियर होने लगेगा। तो जैसे पहला होगा कृषि अनुसंधान और शिक्षा, कृषि अनुसंधान
एवं शिक्षा। अब ध्यान दो, कृषि अनुसंधान, कृषि पर जब भी हम अनुसंधान करेंगे तो मैंने कहा ना, जैव विविधता की प्रक्रियाएं भी स्वयं एक संसाधन है। तो कृषि अनुसंधान की प्रक्रियाओं में चीजें आ जाएंगी। ऐसे वैज्ञानिक फसल चक्र की प्रक्रिया, पहले के किसान धान आदि को जब रखते थे तो नीम के, या गाँव में नीम का पेड़ इसलिए भी लगाया जाता था कि छोटे मोटे संक्रमण की बीमारियों से वो उसकी रक्षा भी करता था ग्रामीण प्रदेश की। तो ये वहाँ पर स्थानीय लोग इसकी पहले से जानकारी रखते थे। बीच में ये लुप्त हो गया। लुप्त हो गया मतलब वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं ने बहुत सी चीज़ों को केवल दवा से जोड़ दिया, आधुनिकता से जोड़ दिया। इसके अलावा दूसरा हो जाता है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इतनी सारी चीज़ें आती हैं कि इन शॉर्ट में केवल चर्चा कर दे रहा हूँ। जैसे आजकल टिश्यू कल्चर कहते हैं उसको, या आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर आपसे क्या क्या बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको वायरल है, या किसी को भी व्यक्ति इसको वायरल है, डॉक्टर साहब हमें वायरल है। अच्छा ठीक है, तो डॉक्टर ले लेता है वायरल। और गला की क्या स्थिति है, सर टॉन्सिल हल्का बढ़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, गला हल्का खराब है। फीवर, सर हल्का हल्का है। और कुछ, सर यही है, और थोड़ा सा बुखार है तो दिक्कतें हैं खाने पीने में। ठीक, दवा लिख के दे देता है। क्या किसी प्रकार का कोई जांच होता है ये वायरल किस प्रकार का है? वायरल भी कई प्रकार का हो सकता है। वो जनरली एंटीबायोटिक और कुछ विटामिन की गोलियां दे देते हैं, आप खाइए और ठीक हो जाइएगा। कई बार क्या होता है कि आप 3 दिन 4 दिन दवा खा लेते हैं तब भी ठीक नहीं हो पाते, तो फिर जाते हैं, अच्छा नहीं हुआ ठीक, क्यों? गलत गलत गर्म पानी से गार्गल किए थे? अच्छा ये नहीं किए थे, कोई बात नहीं, ये दवा ले जाओ। बेसिकली भारत में जो वायरल बीमारियां होती हैं मौसम में, यानी गर्मी में या फिर बारिश में, तो मौसम के चेंज होने पर जिस प्रकार की वायरल बीमारियां होती हैं उसमें बहुत सारी कॉमन है। तो एक कॉमन परसेप्शन पे डॉक्टर दवा लिख देता है, वो डॉक्टर दवा न दे, जो दवा बेचने के दुकान वाले हैं वो भी दे देते हैं, तभी लोग ठीक हो जाते हैं। बस किसी प्रकार का जांच, या जिसको हम कहते हैं कि शोध तो नहीं कहें यहाँ पे, लेकिन थोड़ा डिटेल में जानकारी प्राप्त करना, टेंडेंसीज को समझना, इस पे डॉक्टर भी ध्यान नहीं देते। लेकिन आजकल बैक्टीरियाज से भी इलाज हो रहा है। किस प्रकार से? जैसे इस ऑर्गन में, लीवर में, या किसी भी ऑर्गन की हम बात करें, यदि कोई अस्थाई प्रकार से समस्या उभर के आया है तो हम बैक्टीरियाज, जैसे बैक्टीरिया तो लाभकारी ही ज़्यादा होते हैं, वायरस हानिकारक होते हैं। दही भी बैक्टीरिया से ही जमता है, आपको पता है। तो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया जाता है, आज जैसे कहते हैं ना आयुर्वेदिक प्रोसेस, इसको एलोपैथ में भी अपनाया जा रहा है। इस प्रकार को हम जैव प्रौद्योगिकी से जोड़ते हैं, अर्थात प्राकृतिक तौर पे कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उन प्रक्रियाओं को सक्षम बनाएगा जो बाद में संसाधन के तौर पर। तो बायो जो टेक्नोलॉजी है, दैट इनरिचेज एंड एग्जैक्टली कंसर्न विद दिस एनबीए अथॉरिटी में, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है उससे। तो तीसरा है महासागरीय विकास। महासागरीय विकास में खास करके जो, जैसे कोरल रीफ है, इंडिकेट कर दे रहा हूँ, कोरल रीफ, या वहाँ पर जिस प्रकार की जैव विविधता है ना। इसके अलावा कृषि और सहकारिता एवं सहकारिता, कई ऐसे भारत में मॉडल्स हैं, डबरी मॉडल, डुगिराला मॉडल, या जो जैसे वो तो परियोजना है, मैती परियोजना उत्तराखंड में चलाया जाता है। मैती वहाँ मायके को कहा जाता है। और एक बहुत अच्छी शानदार परियोजना शुरू की गई स्थानीय लोगों के द्वारा। वो यह था कि जब भी किसी लड़की की विदाई होगी शादी के बाद, मतलब विदाई के बाद जो अपने ससुराल जाती है, तो मायके वाले, मायका मतलब मैती, तो मैती मतलब मायका वाले, एक सदस्य घट गया उस घर में, लड़की भाई ससुराल चली गई, तो वो एक वृक्ष लगाएंगे। और पर्यावरण के संरक्षण के प्रक्रिया का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। मतलब बहुत शानदार परियोजना। उत्तराखंड में खास करके कुमायूं रीजन में, गढ़वाल में ये कम है, कुमायूं रीजन में ये बहुत तेजी से क्रियान्वित किया गया। गढ़वाल रीजन की बात करें तो उत्तराखंड आदि में भी काफ़ी हद तक ये किया गया, लेकिन कुमायूं रीजन में बहुत सफलता से इसको किया जा रहा है। तो कृषि एवं सहकारिता की इस प्रक्रिया में इन सब चीज़ों को जोड़ा गया। फिर भारतीय चिकित्सा पद्धति, अर्थात आयुर्वेद, भारतीय चिकित्सा पद्धति, जैसे मैंने कहा ना, उत्तराखंड का बिच्छू घास,
एवं होम्योपैथी, ये एलोपैथ की बात नहीं करता। कई ऐसे वैद्य हैं जो स्थानीय स्तर पर दवाओं को एकत्रित करते हैं। जैसे आप उत्तराखंड जाएंगे, उत्तराखंड में कण्व आश्रम है, जैसे हरिद्वार है वैसे ही कोटद्वार है। हरिद्वार के ईस्ट में आप जाएंगे तो कोटद्वार है, वहां से भी रास्ते जाते हैं और कोटद्वार जिम कॉर्बेट के अंतर्गत ही आता है। कोटद्वार में जैसे ही आप 12 से 15 किलोमीटर आगे जाएंगे तो कण्व आश्रम है, वहीं पर राजा भरत जिनके नाम पे भारतवर्ष का नाम पड़ा, राजा भरत का जन्म भी हुआ था। तो चरक और सुश्रुत, मेनली चरक के नाम पर है, चरक शोध केंद्र है वहाँ पर पर्वत के टॉप पर, और काफ़ी वहाँ पर्यावरण बेहतर पाया जाता है। तो भारत सरकार की चरक शोध केंद्र है जो जड़ी बूटियों पर शोध करता है। स्थानीय स्तर पे आज भी वहाँ पर जो आयुर्वेद का इलाज होता है, जैसे किसी पशु का पैर टूट जाए, हाथियों तक के पैर के टूटने पर वो विशेष प्रकार की कुछ जड़ी बूटियों को बांध देते हैं, कपड़े से फिर बांध देते हैं, 2 से 3 दिन रख रखाव करते हैं और वो हड्डी फिर ठीक हो जाता है। हालांकि पशुओं में थोड़ा नेचुरली जल्दी ठीक होता है, लेकिन मानव का भी इस प्रकार से वहाँ इलाज होता है। तो जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, होम्योपैथ है, इस प्रक्रिया में काफ़ी हद तक है इसको संरक्षित करने की बात, तेजी से बढ़ाने की बात की जाती है। साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो सातवां होगा वो होगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान। अब आप कहेंगे औद्योगिक अनुसंधान क्या है, तो कई चीजें ऐसी हैं सॉरी, कई चीजें ऐसी हैं जिनको कि हम इंडस्ट्रियल लेवल पर करते हैं, लेकिन उनके संरक्षण आदि की पहले बात नहीं की जाती थी। जैसे टिम्बर इंडस्ट्री की बात करें तो बांज और बुरुंज के वृक्षों को विशेष तौर पर संरक्षण है। ऐसे कई हैं, प्रत्येक राज्य के अपने अपने हो सकते हैं। राजस्थान में खिजड़ा वृक्ष है तो उसी को खिजड़ी कहते हैं। तो इस प्रकार से कई ऐसे राज्य हैं या प्रदेश हैं जहाँ पर इस प्रकार से संरक्षण, जड़ी बूटियों को, वृक्षों को, कुछ खास प्रकार के पशुओं को, जैसे राजस्थान में ही बिश्नोई संप्रदाय है। बिश्नोई संप्रदाय के लोग अपने पूर्वज को हिरन मानते हैं। मानव का विकास कैसे हुआ ये सब आप जानते हैं, लेकिन बिश्नोई संप्रदाय के लोग अपने पूर्वज को हिरनों से मानते हैं। खासकर ब्लैक बक, काला चित्तल, जिसके शिकार में सलमान खान जी फंसे थे और अंततः बरी कर दिया गया न्यायालय ने, बेनिफिट ऑफ द डाउट, और किसी मतलब 100 अपराधी भले छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब इस पे कोई विवाद ना हो तो बेहतर है। विवाद का मतलब है ओबियसली सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, बट क्राइम तो हुआ था। बट जैसे बिश्नोई संप्रदाय हिरणों से या हिरणों को अपना पूर्वज मानते हैं, इसी प्रकार से कई ऐसे जाति हैं, जनजाति हैं जो अपने पूर्वजों को किसी खास से जोड़ते हैं, उनकी आराधना करते हैं, या उनके प्रति उनका एक विशेष आग्रह या लगाव होता है। जैसे यादव का लगाव, यादव ही नहीं, पूरे हिंदू समाज की बात करें, जैन समुदाय की बात करें तो गायों के प्रति लगाव सर्वविदित है। तो वैसे ही जो इस प्रकार से जोड़ा गया है, तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं, कुछ पशु, कुछ वृक्ष आते हैं। जैसे आजकल देखोगे आप सेक्रेड ग्रुप्स, पवित्र जो वृक्ष समुदाय हैं या वृक्ष हैं, उनकी पूजा आराधना, उनको बचाया जाए। भारत में तो वैसे सभी प्रकार के वृक्षों की पूजा कभी ना कभी की जाती है। जैसे कोई मृत होता है, पूर्वजों की आत्मा पीपल के वृक्ष पर होती है, और पीपल को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म में, इसलिए पीपल के वृक्ष को काटा नहीं जाता। बरगद, वट सावित्री की पूजा होती है। आंवला से लेकर के, अशोक से लेकर के, अब तुलसी तो घर घर पाया जाता है, लेकिन प्रत्येक प्रकार के वृक्ष, झाड़ी या घास तक की पूजा, आपको शायद पता हो, गणेश जी की पूजा में घास का प्रयोग विशेष तौर पर किया जाता है। गणेश जी की पूजा बिना घास के होती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक प्रकार के वनस्पति, झाड़ी, घास, बांस को वंश माना जाता है। इसलिए जिसके घर में बांसवाड़ी होता है, बांसवाड़ी मतलब बांस का जो कलेक्टिव होता है पूरा, वो खुद से उसको नहीं काटते, कहते हैं कि वंश। और जैसे जैसे बांस बढ़ता है, ये पुरानी मान्यता है,
लेकिन मान्यता में कहीं ना कहीं, अब हम वैज्ञानिकता से इसको नहीं जोड़ रहे, लेकिन पर्यावरण का संरक्षण तो है। ओवरऑल औद्योगिक जो अनुसंधान है उसमें परंपराओं को भी जोड़ करके देखा जा रहा है। तो यही 7 पदेन सदस्य हैं जो इन 7 क्षेत्रों से आएंगे, और 7 क्षेत्रों से आने के बाद में जो व्यवहारिक और यथोचित या जो बहुत ही प्रासंगिक प्रकार के विचार होंगे वो रखेंगे, ताकि एनबीए बहुत बेहतर प्रकार से जो जैव विविधता अधिनियम 2002 बना था उसके अधिनियम के मान्यताओं को क्रियान्वित कर सके। तो ये अभी तक मैंने डिस्कस किया एनबीए की संरचना। एनबीए के संरचना में मैंने ये जो मॉडल है, आप चाहें तो यहीं पे, चूंकि यहाँ स्पेस नहीं था, यहीं पर सातों की चर्चा करनी है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने अलग से किया। तो ये फिर बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। एनबीए की संरचना में जो पदेन 3 अध्यक्ष हैं, किन किन क्षेत्रों से आएंगे और क्यों आएंगे। इसलिए आएंगे क्योंकि जनरली विवाद या समस्याएं जनजातीय क्षेत्रों में हो रही हैं, सामान्यतः, न केवल या हमेशा। इसके अलावा 2 पर्यावरण मंत्रालय से आएंगे। पर्यावरण मंत्रालय जो स्थानिक रूप से हैं, जैसे जो मरुस्थलीय प्रकार का पर्यावरण है तो उसी प्रकार के पर्यावरण की बेहतर समझ वाले लोग रहेंगे, है ना। और जो 5 वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ होंगे तथा जो सदस्य होंगे, इसमें स्थानीय लोगों को जोड़ने की बात की गई है। आ रहा है समझ में? इसमें स्थानीय लोगों, स्थानीय समुदायों को शामिल करने की बात की गई है, क्योंकि इनको एग्जैक्टली उन परंपराओं की जानकारी होती है कि आखिर ये क्या है और कैसे। तो जो अन्य सदस्य होंगे, पदेन तो भाई 7 होंगे जिसकी चर्चा मैंने कर दी। इसीलिए ध्यान रखिएगा, एनबीए अगर आपसे, हालांकि मुख्य परीक्षा का है, एनबीए क्या नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी कृषि के विकास में सहयोगी है? बिल्कुल सहयोगी है। क्या महासागरीय पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए सहयोगी है? बिल्कुल सहयोगी है। और इसीलिए प्रत्येक क्षेत्र से यहाँ तक कि जो परंपरागत कुछ प्रक्रियाएं हैं, जैसे मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तराखंड से शीत ऋतु में भेड़ को लेकर लोग नीचे आते हैं, उनको खेतों में रात्रि में बिठाना, और आपको जानकर आश्चर्य न हो, जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं उनको पता होता है कि उन भेड़ वालों को जो कृषक है वो खाना खिलाते हैं, रात को उन्हीं के यहाँ वो सोते हैं, खाना खाते हैं, और साथ में कुछ पैसा भी मिलता है, क्योंकि उससे कंपोजिट जो ग्रीन मैन्योर है, हरित खाद है, वो मिलता है, जो भूमि की क्षमता को, मृदा के क्षमता को, पोटेंशियल को बढ़ा देता है। साथ में कुछ भेड़ के ऊन को भी बेच के जाते हैं। तो ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, परंतु ये परंपराएं हैं, और ये परंपराएं स्थानीय लोगों को ही पता होती है। यही परंपरा मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता, यही परंपरा आपके राजस्थान में नहीं हो सकता, क्योंकि जो पर्वतों से उत्तराखंड आदि से इस प्रकार के भेड़ वाले उतर के आते हैं, वो जनरली पंजाब से लेकर के बिहार तक देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल में भी इस प्रकार के नहीं होते। एनीवे, तो ओवरऑल ये परंपराएं हैं जिनकी जानकारी होती है, तो स्थानीय समुदायों को इस बात की पूरी जानकारी होती है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप संरचना बढ़िया समझ गए होंगे। अब हम मूल रूप से जो बचा हुआ है वो है एनबीए का कार्य। यहाँ पे पहले पॉइंट के तौर पे हमें मेंशन करना चाहिए कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों का क्रियान्वयन, जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों का क्रियान्वयन जो निम्नलिखित हैं, अब देखो यहां पर इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय, मतलब हम जो भी कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद क्यों नहीं होगा। जैसे कोई भी लॉ बना हुआ है और उस लॉ की जानकारी हमें है, और कोई भी व्यक्ति उस लॉ के अगेंस्ट जाकर के विवाद करने का प्रयास करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय लॉ है, जैव विविधता अधिनियम जो बना था 2002 में,
उसी के क्रियान्वयन के लिए 2003 में मैंने एनबीए और त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण किया था। तो अगर आप इसका वायलेशन करते हैं, आप इसके विपरीत जाते हैं, तो आप उस अंतर्राष्ट्रीय लॉ का वायलेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये प्रेफरेबल हो जाता है। जैसे है ना कि आप घर में, आप बच्चे जब होंगे, छोटे होंगे, तो कोई बात जैसे पिताजी ने या माँ ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, और अगर उस बात के विरुद्ध कोई बच्चा जाता है, भाई बहन या कोई भी, तो आप कह सकते हैं पापा ने कहा है, आने पे हम कहेंगे। तो वहाँ पे उनके माइंड में एक बात तो मैसेज जाता ही है कि अब ये मुद्दा वहाँ जाएगा तो कुटाई पिटाई सुटाई का संभावना बन सकता है, अर्थात ये लॉ का वायलेशन है। तो एक तो जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पैमाने के अनुरूप करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग भी प्राप्त होता है, जो यूएन का ही कन्वेंशन पे बेस्ड है। साथ ही साथ कई प्रकार के सॉफ्ट लोन मिल सकते हैं उसके नाम पर, या अनुदान मिल सकता है वो एक प्रक्रिया के तौर पे। तो इसको यहाँ पर प्रेफरेंस के तौर पे जोड़ देना बड़ा ही आवश्यक होगा। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों का क्रियान्वयन। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 कहता क्या है? तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि जैव विविधता को परिभाषित किया, लेकिन यहाँ पर जैव विविधता के परिभाषित के अलावा जो प्रक्रिया है, मतलब जैव विविधता डूज और डोंट्स जो हमने बताया था ना, क्या करना है और क्या नहीं करना, अधिनियम क्या करना है, ठीक है, इसमें पॉइंट वाइज चले। तो क्या करना है में सबसे पहले क्या आएगा? जैव विविधता को परिभाषित करना, इसके अलावा सूची तैयार करना, संग्रह करना, पुनर्वास करना, उनका संरक्षण करना, एक संसाधन के तौर पर सतत पोषणीय प्रयोग करना। आ रहा समझ में? तो सबसे पहले जैव विविधता एवं उनके प्रक्रिया एवं संसाधन के रूप में अवधारणात्मक अस्पष्टता, मतलब ये क्लैरिटी रहेगा कि क्या है जैव विविधता, क्या है उसकी प्रक्रिया और क्या है संसाधन। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले जैव विविधता, उनकी प्रक्रिया और उसके संसाधन के रूप में जो अवधारणात्मक स्पष्टता है उसको तैयार करना। उसके बाद आप देखेंगे तो उसके उपयोग, या दूसरा जैव विविधता के वर्गीकरण, संग्रहण, पुनर्वास एवं संरक्षण। ये तो मेन है ही है। अब ये इन से टू, एक्स से टू दोनों हो जाएगा। स्वस्थाने परिस्थाने, इनसाइट या इनसीटू, एक्सीटू, इन दोनों का। अब तीसरा क्या हो जाएगा भाई? तो देखो, पहले में प्रक्रिया और संसाधन की अवधारणा की स्पष्टता दी गई, दूसरे में दिया गया कि जैव विविधता का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, और तीसरे में उनके सतत उपयोग हेतु प्रबंधन। जैव विविधता एवं, या सिंपल लिख दे रहा हूं, जैव विविधता संसाधन, जैव विविधता संसाधन, जैव विविधता संसाधन के सतत उपयोग, उपयोग नहीं, सस्टेनेबल यूज, सतत उपयोग हेतु
प्रबंधन, सतत उपयोग हेतु प्रबंधन, और चौथा आ जाएगा विच इज एग्जैक्टली कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस एज वेल एज गुड गवर्नेंस। हाउ दैट कुड बी, देखते हैं उसको। तो चौथा है स्थानीय समुदायों को स्थानीय समुदायों को, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, उनको जागरूकता, मतलब पहले जानकारी, फिर जागरूकता, और उनके बाद उनके जन सहभागिता की सुनिश्चितता। स्थानीय समुदायों को पर्याप्त जानकारी, जागरूकता एवं सामुदायिक सहभागिता की सुनिश्चितता। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का कोई भी फंक्शन होता है ना, उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बहुत महत्व दिया जाता है, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक लगाव से जुड़ जाता है। जैसे आप जनरली देखेंगे वृक्ष लगा हुआ है, लोग उसको तोड़ने काटने में कोई मोह माया नहीं रखते, लेकिन जब आप किसी वृक्ष को या पौधा को लगाते हैं तो उसके प्रति एक लगाव होता है, एक रुझान होता है, ये मेरा है या हमारा है, हमने इसे लगाया है, इसे पानी देना चाहिए। इस प्रकार की अवधारणाएं भी गवर्नेंस की प्रक्रिया में, अनुशासन या शासन की प्रक्रिया में जुड़ जाती हैं, और यह जब बेहतर हो जाता है तो कहते हैं गुड गवर्नेंस। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो स्थानीय समुदायों की सहभागिता की सुनिश्चितता, आप देखो, जैसे आप स्थानीय सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं, स्थानीय परंपराओं की जानकारी मिलती है, और तब संरक्षण आसान हो जाता है। स्थानीय सामुदायिक सहभागिता से, इसमें पॉइंट के बजाय आप इसी में इसको ऐड कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसी का एक पॉइंट हो जाएगा। स्थानीय सामुदायिक सहभागिता से स्थानीय परंपरा एवं जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण की तकनीकी की जानकारी। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं। उत्तराखंड राज्य के कुमायूं प्रखंड में, कुमायूं में नैनीताल सबसे बड़ा जिला और मुख्य जिला है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के, जब सम्मिलित उत्तर प्रदेश था उत्तराखंड के, तो ग्रीष्मकालीन जो गवर्नर का निवास था, पहले हाईकोर्ट भी मिलनी वहीं हुआ करता था, तो राजधानी जो कि देहरादून बन गया तो शिफ्ट हो गया। तो जो कुमायूं पूरा का पूरा समूह है, 13 जिले हैं कुल उत्तराखंड में, तो कुमायूं समूह में देखा गया कि लगभग 9 बड़ी नदियां विलुप्त हो गई थी। कारण है कि अधिवास जैसे से होता क्या है कि वहाँ वर्षा खूब होती है, वर्षा पर्वतों पर होती है, और फिर सारा जल आ जाता है नदियों में, लेकिन उन नदियों में जल आने के कुछ परंपरागत प्राकृतिक रास्ते थे। उन रास्तों के आसपास हमने तरह तरह के निर्माण कार्य कर दिए, होटल बना दिए, मकान बना दिए। अब वो नदियों का जल डाइवर्ट हो जाता है, तो नदियों में जल की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगी, और अंततः वहाँ के लोग इसके लिए बड़े अच्छे जानकार थे। परंपरागत तौर पर इस प्रकार का जल प्रबंधन उत्तराखंड में देखने को मिलता था। तो रावत जी एक डीएम है, अभी नैनीताल के वही डीएम हैं, रावत जी ने और उनके साथ 3 और आईएएस ने मिल करके कुमायूं पूरे के पूरे जिले में इस परियोजना को रिवाइव किया कि जहां जहां से परंपरागत तौर पे जल निकासी या जल प्रवाह का क्षेत्र था, स्थानीय लोगों से इस बात की जानकारी लेकर के पुनः उसी चीज को रिवाइव किया, और देखा गया नदियों में लगभग 7 से 9 गुना जल बढ़ गया। कई नदियां जो
छोटी थी वो पुनर्जीवित हो गई। आप सोचिए परंपराओं में कितना दम है। परंपरा का मतलब वो पर्दा प्रथा, बुड़के में रहना या सती प्रथा इनसे संबंधित नहीं है। यहाँ पर्यावरणीय परंपराओं की बात है जो एग्जैक्टली बायोडाइवर्सिटी से लेकर के पर्यावरण को प्रबंधित करने की बात है। तो ये हो गया डू, अर्थात क्या करना है, ये इसके अनुशंसाओं से है। और किस पर प्रतिबंध लगाता है जैव विविधता अधिनियम? जो प्रतिबंधित है, किसके अकॉर्डिंग? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के द्वारा, है ना, प्रतिबंधित है। जैसे किसी भी जैव विविधता क्षेत्र में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा बिना आज्ञा के शोध कार्य, मतलब पहले क्या होता था कि शोध के नाम पे बहुत सारे काम निकाले जाते थे। मैं शोध करना चाहता हूं जिससे बायोडाइवर्सिटी को बेनिफिट मिलेगा, और अब वहां पे शिकार भी होता था शोध के नाम पे। जंगल के बीच में पार्टियां होती थी शोध के नाम पे। 5 जो है पक्षी अभयारण्य से जुड़ गए लोग, पांचों अपने अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा हुए, जम के वाइन चल रहा है, और कभी कभी कार्बाइन भी चलता था, उसमें फायरिंग भी होती थी, पशु पक्षियों का शिकार भी होता था। तो इन प्रक्रियाओं को सीधे तौर पर रोक दिया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लॉ के अंदर। तो जैव विविधता क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा बिना आज्ञा के शोध कार्य पर रोक, ये डोंट्स में आ जाएगा। पहला, शोध कार्य पर रोक, आ रहा है समझ में? दूसरा, यदि शोध हो गया, हुआ भी है, तो उसके रिपोर्ट अब ये भारत संबंधित है तो भारत का, वरना जिस राज्य संबंधित होगा उसको सौंप देना होगा। तो उसकी रिपोर्ट भारत सरकार को बिना शर्त सौंपना होगा, क्योंकि आपने गलत किया है। बिना शर्त सौंपना होगा। इसमें मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला ये है, दूसरा ये है। जैसे इधर जो करने वाले थे वो, और जो नहीं करने वाले यानी रोक है उस पर वो। इसके अलावा शोध के पश्चात या बिना आज्ञा शोध के पश्चात, बिना आज्ञा या इजाजत, जो आप कहें, आज्ञा शोध के पश्चात किसी प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं इसको, बौद्धिक अधिकार की मान्यता नहीं मिलने देना। ये 3 पॉइंट विशेष थे। देखो, पहला क्या है कि आपको शोध ही नहीं करना है बिना आज्ञा के। दूसरा ये है, यदि आपने पहले शोध प्रारंभ कर दिया था, या कई बार क्या होता है हम एप्लीकेशन दे देते हैं और काम शुरू कर देते हैं, इजाज़त तो नहीं लेंगे, तो शोध नहीं करना है। दूसरा, बिना आज्ञा के। दूसरा, यदि आपने शोध किया है, सरकार को पता चला, तो आप सीधे बिना शर्त के सारा रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप दीजिए।
तीसरा, आप गवर्नमेंट फिर उस पर तय करेगी, हो सकता है कुछ रॉयल्टी दे दे, या हो सकता है आपके शोध पर आवश्यक सूचना मिल रही हो तो आपको इजाज़त दे दे, लेकिन फिर उस पर कोई जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसका क्लेम आपका नहीं बनेगा। तो इस पर भी मान्यता न मिले, इसके लिए एनवीए कार्य करता है। आ रहा समझ में? उपयुक्त के साथ जन सहभागिता की सुनिश्चितता, इसके साथ साथ जो जानकारी है उन सब के अंतर्गत जैव विविधता को सुरक्षा प्रदान करना एनवीए का कार्य। उपयुक्त के अलावा, अब देखो उपयुक्त के अलावा तो मैंने पहले ही बताया, जैसे देखो ध्यान से, आप थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूं ताकि आपकी समझ बेहतर रहे। जो करना है बेसिकली यही हमने इसको जोड़ दिया था, तो कभी इसे जोड़ के पूछा जाए तब भी और ना पूछा जाए तब भी। जैसे जैव विविधता एवं उनके प्रक्रिया एवं संसाधन के रूप में अवधारणा की स्पष्टता, तभी तो आप प्रयोग करेंगे। जैव विविधता के वर्गीकरण और या अवधारणा की स्पष्टता तथा, यहां मैं ऐड कर दे रहा हूं, संप्रभु रूप से प्रयोग का अधिकार, संप्रभु रूप से प्रयोग का अधिकार, एग्जैक्टली जो टर्म था वही यहां पर आ गया, ये यहां से इसको जोड़ लीजिएगा, है ना। तो संप्रभु रूप से प्रयोग का अधिकार, तो पूरा का पूरा स्पष्ट हो गया, जो इन बायोडाइवर्सिटी एक्ट था 2002 का अंतर्राष्ट्रीय, उससे बिल्कुल कंसर्न हो गया। फिर वर्गीकरण, संग्रहण, पुनर्वास, संरक्षण, स्वस्थाने परिस्थाने, ये भी उसके ऑब्जेक्टिव्स है, कार्य है। फिर सतत उपयोग हेतु प्रबंधन, सतत का मतलब हो गया आप किसी प्रकार से उपयोग ना करें जिससे कि क्षरण संभव है। तो सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जो रिकमेंडेड हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 के द्वारा, वो पहले मैंने दे दिए, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ में आ रहा है। तो उपयुक्त के अलावा, उपयुक्त के अलावा और क्या क्या हो सकता है, तो विरासत स्थल के निर्माण में, या यहां पर शिकार को प्रतिबंधित करना, शिकार को पूर्णतः प्रतिबंधित करना, इसमें एक चीज और आएगा, एक दो, जैसे 19 के ही प्रश्न में एक प्रश्न आया है, गिद्ध संरक्षण परियोजना उत्तर प्रदेश की, जिसमें मैंने आपको चर्चा में बताया है कि डाइक्लोफिनॉल जो दवा है, जो पशुओं का दर्द निवारक दवा है, उसके प्रयोग से गिद्धों की संख्या घटी है। इस प्रकार के किसी भी प्रकार के दवा के प्रयोग पर, अतिशय कीटनाशक के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाने का अधिकार एनबीए को है। विशेष हानिकारक दवा जैसे डाइक्लोफेनॉल, पशु दर्द निवारक दवा के प्रयोग से गिद्धों की संख्या में 90% तक गिरावट या कमी। अब ये क्लियर हो गया कि ये क्या हम पॉइंट कहना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, कमी। तो विशेष हानिकारक दवा जैसे डाइक्लोफिनॉल, पशु दर्द निवारक के प्रयोग से गिद्धों की संख्या में 90% कमी, इसलिए रोग की अनुशंसा, तब ऐसे किसी भी दवा को यदि
एनबीए कहता है कि अब आप इस दवा का प्रयोग नहीं करेंगे जो पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोगी होगा, तो मानना होगा स्थानीय लोगों की या स्थानीय प्रकार से भी। इसके अलावा विरासत स्थल के चयन में विरासत जो हेरिटेज साइट्स होते हैं, पर्यावरणीय विरासत स्थल के चयन में राज्य सरकारों को सहयोग करना, सलाह देना एवं सहयोग करना। कई बार क्या होता है, इसको ऐसे समझिए कि आप एक काम कराना चाहते हैं, जैसे मलेरिया के संदर्भ में ही या वनस्पतियों में भी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में 80 के दशक में बीमारी लगा था, यूपीएससी की पीटी में इस पर प्रश्न भी आ गया था, जो शीशम के वृक्ष हैं उनमें लगा था, सागवान में। तो स्पेसिफिक आप उस बीमारी से सुरक्षा के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये बीमारी लगा नहीं है और आप बार बार मंत्रालय जा रहे हैं या उस कंसर्न ऑफिस में जा रहे हैं, आपके बातों पर लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। लेकिन एनबीए सलाह दे सकता है कि इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर दीजिए और अभी ये कंसर्न बीमारी तमिलनाडु में या राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में है और इस प्रोजेक्ट को इससे जोड़ करके आप फाइल बढ़ाइए तो इजाज़त जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि विरासत स्थल का चयन तो यूनेस्को करेगा। तो विरासत स्थल के या पर्यावरणीय विरासत स्थल, जैसे आप देखिए नंदा देवी जमुना आरक्षित क्षेत्र है, यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो राज्य सरकारों को किस आधार पर यह होना चाहिए, इसके लिए सलाह देना, पॉइंट्स बताना और साथ में सहयोग करना, सहायता करना एनबीए का कार्य है। ये बहुत बड़ा कार्य है। इसके अलावा जो विनिमय और संरक्षण के उपाय हैं, विधिक जानकारी का संप्रेषण एवं विनियमन, साथ ही साथ कुछ छूट की बात भी की गई है। जैसे चंदन की लकड़ी है, तो चंदन की लकड़ी का एक वस्तु के रूप में यदि व्यापार होता है, व्यापार जो रजिस्टर्ड होगा, उसकी इजाज़त एनबीए देगा, लेकिन उसके बाई प्रोडक्ट्स को बनाने की इजाज़त किसी को नहीं देगा। वो केंद्र सरकार के ऑफिशियल जो एक्सरसाइजेज हैं या ऑफिशियल जो नीतियां हैं उससे संबंधित होगा। तो हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, तो यही इसका कार्य हो जाता है और यहाँ पर आकर के आपका उत्तर समाप्त होता है। प्रत्येक डायमेंशन को, चूंकि प्रश्न यही था एनबीए के विषय में, विश्लेषण करें, विवेचना करें। चलते हैं, देखते हैं प्रश्न को हम लोग। देखिए, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, प्राधिकरण का वर्णन कीजिए बहुत डिटेल में। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। इसके बाद मैंने आपको प्रेजेंटेशन बताया था, तो 7 पदेन सदस्य, अन्य सदस्य, इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन देखिए यहाँ पे, फिर विश्लेषण, कार्य और उसका विश्लेषण। आप यहाँ पे कंक्लूजन दे सकते हैं, उपयुक्त निर्धारकों, कार्यों, संरचनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है एनबीए भारत में जैव विविधता के वर्गीकरण या जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में एक अति वैज्ञानिक और व्यवहारिक संस्था है या कदम। इस प्रकार से इसका कंक्लूजन लिया जा सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत डिटेल में आपको बढ़िया समझ में आया होगा। इसी को यदि प्रोसेस वाइज देखें तो यहाँ से मैंने परिचय के साथ क्वेश्चन को प्रारंभ किया था और एक मॉडल दिया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण और राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण को। तो अंतर्राष्ट्रीय एक्ट या लॉ को ही ये अप्लाई करने का कार्य करता है। ये मॉडल बड़ा प्रासंगिक होगा। इसके बाद मैंने फिर बताया था राष्ट्रीय जैव विविधता जो प्राधिकरण है, इस सलाह पर केंद्र सरकार क्या क्या कार्य करता है, जिसमें हरित जो राष्ट्रीय हरित न्यायालय है, अरे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन सब की चर्चा करते हुए, मतलब मैक्सिमम पॉइंट्स भी था इसमें।
और फिर एनबीए का गठन कब हुआ, एनबीए की संरचना कैसी है, और देन एनबीए का जो कार्य था, उन सबको समेटते हुए फिर प्रतिबंधित है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, उपयुक्त के अलावा अन्य कौन से कार्य हैं, इन सबको डिटेल में लिखते हुए मैंने आपको उत्तर संप्रेषित किया है। उम्मीद करेंगे इस दक्षता को, स्किल को आप सीखे होंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। बार बार आप देखिए, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर के पहले भी मैंने कुछ परीक्षार्थियों से चर्चा किया, उन्होंने बस लमसम, चूंकि ये टॉपिक मेन स्ट्रीम या मुख्य धारा के टॉपिक्स में से शामिल नहीं होता, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, सिंपली विद्यार्थी तैयार भी करते हैं तो जैव विविधता क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसमें क्षरण या समस्याएं कहाँ कहाँ है, और तत्पश्चात इसके संरक्षण के क्या क्या उपाय किए गए, इसी पर विद्यार्थी तैयार करते हैं। ये स्पेसिफिक है और इसके जो भी कार्य हैं वो जैव विविधता अधिनियम 2002 से ही निकल कर आए हैं, इसलिए उसके आलोक में ही इस उत्तर या उसी संदर्भ में, पर्सपेक्टिव में इसका उत्तर बनाया जाना चाहिए। तो यही था आज के इस प्रश्न का उत्तर। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से आपने देखा होगा, सीखा होगा। उत्तर लेखन क्षमता, दक्षता की इस प्रक्रिया में आप और एक दो कदम आगे बढ़े होंगे। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे अगले प्रश्न के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।